Let's discuss factors affecting equilibrium, that is ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। अब देखिए, कोई भी केमिकल सिंथेसिस करते समय हम लोग प्रोडक्ट को पसंद करेंगे। आई मीन किसी भी केमिकल सिंथेसिस को कंडक्ट करते वक्त हमारे दिमाग में प्रोडक्ट का यील्ड होता है। सो वी रिक्वायर अ ग्रेटर और मेजर यील्ड ऑफ प्रोडक्ट इन एनी केमिकल सिंथेसिस। ये हमारा सबसे पहले डिमांड है। सो व्हाट वी एक्सपेक्ट a great yield or greater yield of product in a chemical synthesis, in a chemical synthesis। अब ग्रेटर यील्ड ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या है? जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो, यानी कि जब रिएक्शन रुके, तब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होना चाहिए और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम। सो ये चीज हमें याद रखना होगा। सो दस एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट must be larger and that of reactant must be smaller, must be smaller। अब देखिए, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने के बाद अगर हमें ज्यादा दिख पड़ता है तो ये अच्छी बात नहीं है, यानी ये हमें फाइनेंशियली पुराएगा नहीं। सो अब एक आध रिएक्शन के अंदर मान के चलो कि एट इक्विलिब्रियम बहुत ज्यादा रिएक्टेंट बच रहा है, तो हम क्या करना चाहिए? सो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस को आप एडजस्ट करके रिएक्शन की डायरेक्शन बदल सकते हो, सबसे पहली बात, और प्रोडक्ट को अच्छे और बेहतरीन यील्ड में बना सकते हो। सो बाय एडजस्टिंग द experimental conditions, yield of product can be increased। अब क्वांटिटेटिव इफेक्ट्स जो है किस चीज के? अब एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस का मतलब क्या? जैसे प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन हो गया, उसको एडजस्ट करके हम लोग प्रोडक्ट का यील्ड जो है वो बढ़ा सकते हैं। नाउ द क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑफ changes in pressure, the temperature, concentration of reactant or product on equilibrium composition, ये सब चीजें हम देख सकते हैं यूजिंग ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। याद रखना। सो यहां पे एक चीज, सो द क्वांटिटेटिव का मतलब, अब देखिए कोई भी रिएक्शन में हम लोग प्रोडक्ट के यील्ड को प्रीफर करेंगे, यानी क्वांटिटी मायने रखती है। सो क्वांटिटेटिव इफेक्ट्स ऑफ व्हाट? चेंजेस इन, इसमें बोल सकते हैं प्रेशर और वॉल्यूम, देन टेम्परेचर, देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो ये जो चीज है वो भी कब? ऑन इक्विलिब्रियम कंपोजिशन। सो ऑन इक्विलिब्रियम कंपोजिशन इन चीजों की स्टडी या प्रेडिक्ट कर सकते हैं यूजिंग ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। सो कैन बी predicted by using Lee Chateliers principle।
अब हमें सोचना होगा कि ये लीच एटेलियर्स प्रिंसिपल एग्जैक्टली क्या है। देखिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान के चलो आपके पीछे एक पागल कुत्ता दौड़ा, तो डेफिनेटली आप उसके रेंज के बाहर दौड़ने की कोशिश करोगे। फिलहाल मान के चलो आप खड़े हो, खड़े हो का मतलब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड है। अब अगर कोई कुत्ता आपके पीछे दौड़े तो आपके ऊपर स्ट्रेस एक्सर्ट हो रहा है। अब आप क्या करोगे, उस स्ट्रेस को मिनिमाइज या रिड्यूस करने की कोशिश करोगे, इसलिए आप कुत्ते के रेंज के बाहर दौड़ोगे। यानी आप तब तक के दौड़ते रहोगे जब तक के आप कुत्ते से दूर ना चले जाए, और बाद में फिर से खड़े हो जाओगे। आप फिर से जब खड़े होते हो दौड़ने के बाद, यानी वो आपका नया इक्विलिब्रियम है जो एस्टैब्लिश हुआ है। कुत्ते का आपके तरफ आना ये स्ट्रेस है, और ये आपकी कोशिश थी दौड़ने की कि कैसे किस प्रकार से स्ट्रेस को मिनिमाइज किया जाए। सो दिस इज नथिंग बट द Le Chatelier's principle. So what it states that, I mean, Le Chatelier's principle states that if an external stress is applied to a reacting system at equilibrium, then the system will adjust itself in such a way that the effect of stress is reduced or minimized यह है Le Chatelier's प्रिंसिपल। अब केमिकल रिएक्टिंग सिस्टम जो है उसमें स्ट्रेस का मतलब क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रेशर और वॉल्यूम, टेम्परेचर, देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। देखो बढ़ना भी स्ट्रेस है, घटना भी स्ट्रेस है, या कुछ भी अगर हो तो उसे स्ट्रेस माना जाना चाहिए। देखिए, सो स्ट्रेस मीन्स increase or decrease in pressure or volume, then temperature, then concentration of reactant और प्रोडक्ट। इन चीजों को हम केमिकल सिस्टम में स्ट्रेस बुलाएंगे। सो बाय रिड्यूसिंग द स्ट्रेस, सिस्टम एस्टैब्लिशेस न्यू इक्विलिब्रियम। जैसे ही स्ट्रेस एक्सर्ट होता है तो सिस्टम क्या करेगा, हलचल मचेगी, और कोशिश सिस्टम की ये होगी कि जो एक्सर्टेड स्ट्रेस है उसे किस तरह से मिनिमाइज किया जाए और नया इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टैब्लिश किया जाए। सो बाय reducing the stress, system establishes new equilibrium, new state of equilibrium is established। तो ये था Le Chatelier's प्रिंसिपल। अब Le Chatelier प्रिंसिपल को एलैबोरेट करने के लिए हम एक एक स्ट्रेसेस के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हम डिस्कस करेंगे, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, अब देखिए, कोई भी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों भी होते हैं, जिसे हम रिएक्शन मिक्सचर कहते हैं। सो ऑल
reactants and products, all reactants and products are present in what? Reaction mixture, are present in reaction mixture at equilibrium। ये सबसे पहली बात है। अब एक रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। अगर हम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को ऐड करेंगे या रिमूव करेंगे तो डेफिनेटली वो स्ट्रेस पैदा करेगा, दैट इज अ एडेड स्ट्रेस। सो रिमेंबर, एडिशन और रिमूवल of reactant or product in the reaction mixture at what? Equilibrium is a stress, उसी को हम स्ट्रेस कहेंगे। अब इसमें अकॉर्डिंग टू लीच-हार्टेलियस प्रिंसिपल क्या होना चाहिए? अब देखिए, सिस्टम जो है वो एडेड स्ट्रेस को मिनिमाइज करता है और दूसरा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कराता है। तो अगर मान के चलो हम सब्सटेंस को ऐड कर रहे हैं तो एडेड सब्सटेंस गेट कंज्यूम्ड, और अगर सब्सटेंस को हम रिमूव कर रहे हैं तो रिमूव्ड सब्सटेंस फॉर्म होगा, यानी उसकी भरपाई होगी। इस तरह से स्ट्रेस को मिनिमाइज किया जाएगा। सो according to Lee-Chatelier principle, what happens? Added substance get consumed, उसका कंजम्पशन होगा, and removed substance get formed to minimize the स्ट्रेस को मिनिमाइज करने के लिए ये चीज होगा। यानी अगर हम एक आध सब्सटेंस को ऐड करते हैं, मान के चलो वो इक्विलिब्रियम पे वैसा ही प्रेजेंट रहेगा तो स्ट्रेस एक्सर्ट होते रहेगा, तो सिस्टम ये अलाउ नहीं करेगा। तो सिस्टम क्या करेगा? उस स्ट्रेस को मिनिमाइज करने के लिए एडेड सब्सटेंस को कंज्यूम होने देगा और उस डायरेक्शन में रिएक्शन को प्रोजेक्ट करेगा। लेकिन अगर एक आध सब्सटेंस हम निकालते हैं तो सिस्टम क्या करेगा? उस सब्सटेंस की भरपाई करेगा, यानी उसको फॉर्म होने देगा। अब हम एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। सो फॉर एग्जाम्पल, consider the formation of ammonia. So ammonia formation can be given in this manner. So N2 gas plus thrice of H2 gas give rise to twice of NH3 gas. So this is the formation of ammonia and a balanced chemical equation for formation of ammonia. इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हम देख रहे हैं। अब आप देख सकते हो N2 and H2 रिएक्टिंग प्रोड्यूसिंग NH3। अब यहां पे अगर हम N2 या फिर H2 को ऐड करते हैं, सो याद रखें, तो दैट एडेड N2 और H2 क्रिएट अ स्ट्रेस, याद रखें। सो इफ N2 और H2 is added to the reaction mixture at what? Equilibrium, then it is a stress. So ये stress होगा, then it is an exerted stress। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू लीच-हार्टेलियर्स प्रिंसिपल अब क्या होना चाहिए? हमने N2 और H2 को ऐड करा तो उनका कंजम्पशन होगा, याद रखना है ना। N2 and H2 रिएक्ट
प्रोड्यूसिंग NH3, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो फेवर में आएगा, यानी रिएक्ट अगर इसको या इसको हम ऐड करते हैं तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में आएगी ताकि एडेड N2 और H2 मिनिमाइज हो और स्ट्रेस भी कम हो. So then according to Le-Chatelier principle, then according to Le-Chatelier's principle, Le-Chatelier's principle, N2 and H2 react to give NH3, thus reaction favored from left to right, और जैसे ही एडेड N2 और H2 कम हो जाएगा तो नया इक्विलिब्रियम सेट होगा और हमें अमोनिया मिलते जाएगा. अब दूसरा पहलू इसका यह है कि मान के चलो हमने अमोनिया को ऐड किया, when NH3 is added to the reacting mixture at equilibrium, तो अब क्या होगा, वो भी स्ट्रेस है. तो एडेड अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस होने के लिए रिएक्शन जो है इस बार राइट टू लेफ्ट जाएगी, यानी बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड so as to minimize the added stress. And if NH3 is added to the reaction mixture at equilibrium, then it get consumed to form N2 and H2. Thus, according to Le-Chatelier's principle, reaction is favored from right to left. तो ये था इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन. अगर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने के बाद किसी तरह से कॉन्सेंट्रेशन में इंग्रेडिएंट के चेंज आता है तो सिस्टम उसको मिनिमाइज करेगा या एडजस्ट करेगा और दूसरा जो इक्विलिब्रियम है उसको एस्टैब्लिश करेगा. नाउ Le-Chatelier's principle can be further elaborated by taking an effect of pressure and volume. So second big thing to be discussed is the effect of change in pressure and volume. अब देखिए प्रेशर और वॉल्यूम एक में से कैसे रिलेट करते ये चीज हमें सबसे पहले समझना होगा. उससे पहले हमें ये पता रहना चाहिए कि ऐसे रिएक्शन सिस्टम्स इन इक्विलिब्रियम जिसके अंदर के रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स सॉलिड या लिक्विड स्टेट में अगर हो तो वैसे इक्विलिब्रियम सिस्टम्स में प्रेशर का कोई इन्फ्लुएंस नहीं दिखेगा. याद रखना, सॉलिड और लिक्विड्स अगर हमारे रिएक्शन के इंग्रेडिएंट्स है तो प्रेशर हैज नो इफेक्ट और नो इन्फ्लुएंस. रिमेंबर, सो रिएक्शंस हैविंग सॉलिड एंड लिक्विड इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, आर नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर का इस चीज पे कोई असर नहीं होगा. लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेस आर अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ प्रेशर एंड दैट टू लार्जली अफेक्टेड, क्योंकि गैस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट और जब हम प्रेशराइज करेंगे तो वो कंप्रेस होंगे
So gases can be compressed up to remarkable scale. That's why pressure has influence on such type of systems. So concentration of gases are affected largely due to change in pressure, अब हमें समझना होगा प्रेशर और वॉल्यूम के बीच क्या रिलेशन है। उसके लिए हमें देखना होगा आइडियल गैस इक्वेशन। हमें पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। सो आइडियल गैस इक्वेशन इज पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। अगर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है तो फर्दर हम लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू एनआरटी अपॉन वी। अब n अपॉन v का मतलब होता है c, दैट इज मोलर कॉन्सेंट्रेशन। सो दिस कैन बी गिवन इन दिस मैनर p इज इक्वल टू CRT। सो इससे क्या समझ में आ रहा है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, whereas for the constant number of moles pressure is directly proportional to the molar concentration। ये चीज हमें समझ में आ रही है। so thus pressure is inversely proportional to the volume and at constant number of moles हम बोल सकते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली proportional to the molar concentration। यानी जब जब आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तब वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होते जाएगा। सो हेंस विथ इंक्रीज इन प्रेशर क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीजेस। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे हमें दिख पड़ता है कि वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होता है। अब इसमें हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगेन कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट, जिसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। सो N2 गैस प्लस थ्राइस ऑफ H2 गैस गिव्स ट्वाइस ऑफ NH3 गैस। अब सबसे पहले इस इक्वेशन को समझने की कोशिश करिए। 1 मोल ऑफ गैसियस N2 रिएक्टिंग विथ 3 मोल्स ऑफ गैसियस H2, यानी रिएक्टेंट साइड में टोटल मोल्स कितने बने, 4। तो 4 मोल्स रिएक्टेंट के रिएक्ट करने के बाद 2 मोल्स हमें NH3 मिला। तो इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये एनालाइज करने की जरूरत है। फॉरवर्ड रिएक्शन इन दिस केस, फॉरवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस with decrease in number of moles and reverse reaction takes place with increase in number of मोल्स। ये हमारा सबसे पहले स्टडी होना चाहिए। जैसे आप ऐसे बढ़ोगे लेफ्ट टू राइट तो हमें समझ में आ रहा है कि 4 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स रिएक्ट प्रोड्यूसिंग 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो गया। और रिवर्स रिएक्शन के अंदर क्या दिख रहा है कि मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं। ये चीज हमें दिख पड़ता है। अगर आप प्रेशर को बढ़ावा देंगे, अगर आप प्रेशराइज करोगे तो क्या होगा, डेफिनेटली 4 मोल्स का वॉल्यूम ज्यादा होगा 2 मोल्स के मुकाबले। इसलिए जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। इसका सीधा मतलब है डिक्रीज इन वॉल्यूम यानी
फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड, इसलिए अमोनिया को प्रोड्यूस करते समय हाबर्स मेथड में हम हाई प्रेशर पे अमोनिया को फॉर्म करते हैं। सो इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड, अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, देन अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल, ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल क्या है, ये जो एडेड स्ट्रेस है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश होगी सिस्टम द्वारा। सो द फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड, यानी रिएक्शन इज फेवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स, ताकि वॉल्यूम कम हो। प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, अभी अभी हमने देखा कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वॉल्यूम। इसलिए फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया और प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया इज कैरिड आउट एट हाई प्रेशर, दस प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया इज कैरिड आउट एट हाई प्रेशर। अब दूसरा एक एग्जाम्पल हम कंसीडर करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग बात यहां पे हम देखेंगे। कंसीडर अनदर एग्जाम्पल, सो कंसीडर फॉर्मेशन ऑफ HI। HI का फॉर्मेशन हम यहाँ पे देखेंगे, उसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, H2 गैस प्लस I2 गैस गिव राइज टू ट्वाइस ऑफ HI गैस। अब यहाँ पे हम देखेंगे, देखो 1 मोल ऑफ gaseous H2 reacting with 1 mole of gaseous I2 producing 2 moles of HI, यानी number of gaseous moles in reactant and number of gaseous moles in product are same, यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों तरफ गैसियस मोल्स बराबर है। ऐसे सिस्टम्स में आपको याद रखना है कि प्रेशर का कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। इन सच टाइप ऑफ सिस्टम्स प्रेशर हैज नो इन्फ्लुएंस, याद रखना। सो इसमें हम क्या देखेंगे, सो इन दिस रिएक्शन नंबर ऑफ gaseous moles in product and reactant are same, thus pressure has no effect on this reaction, यानी आप प्रेशर को कम करो या बढ़ाओ, उसे हम लोग स्ट्रेस नहीं मान सकते हैं इस किस्म के रिएक्शंस में। सो इट वाज ऑल अबाउट द इफेक्ट ऑफ व्हाट, चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑन द रिएक्टिंग सिस्टम एट इक्विलिब्रियम। अब आगे और इलेबोरेशन के लिए देखते हैं नेक्स्ट बिग थिंग, दैट इज इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। अब याद रखिए, अगर रिएक्शन रिवर्सिबल हो तो रिवर्सिबल रिएक्शन में या तो फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा या रिवर्स रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो डेफिनेटली रिवर्स रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक होना चाहिए, और अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो रिवर्स रिएक्शन एक्सोथर्मिक होना चाहिए। यानी रिवर्सिबल रिएक्शन में आप दोनों पहलू देखेंगे, वन ऑफ द रिएक्शंस इज एक्सोथर्मिक वेर एज अदर इज एंडोथर्मिक। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें समझना होगा। सो इन रिवर्सिबल रिएक्शन one of the reactions, यानी either forward or reverse, one of the reactions is exothermic while other reaction is endothermic।
एक एक्सोथर्मिक होगा तो एक एंडोथर्मिक। यानी अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो रिवर्स रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा, और फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा तो रिवर्स एक्सोथर्मिक, ये चीज होगी। अब देखिए टेम्परेचर का क्या, देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी रिएक्शंस विच टेक्स प्लेस ऑन एब्सॉर्प्शन ऑफ हीट, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्सॉर्ब किया जाता है। तो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, हीट करेंगे, तो ये अच्छी बात होगी, किस लिए? एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। टेम्परेचर का बढ़ाना या टेम्परेचर का घटाना भी एक्सटर्नल स्ट्रेस है। सो एट हाई टेम्परेचर endothermic reactions are favored and at low temperature exothermic reactions are favored, ये हमें समझना होगा। so at high temperature endothermic reactions are favored, whereas at low temperature exothermic reactions are favored। ये हमें याद रखना चाहिए। अब यहां पे हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। कंसीडर फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया अगेन। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस, जिसके लिए हम इक्वेशन कुछ इस तरह से दे सकते हैं, N2 गैस प्लस थ्राइस ऑफ H2 गैस गिव राइज टू व्हाट? NH3 गैस। अब इस रिएक्शन का एंथैल्पी अगर आप देखें तो आपको महसूस होगा जैसे ही रिएक्शन में अमोनिया बनते जाएगा तो एंथैल्पी -92.2 किलो जूल पर मोल रिकॉर्डेड है। इसका सीधा मतलब यह होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, I mean formation of ammonia releases this much heat। अब अगर आप रिवर्स रिएक्शन की बात करोगे तो यानी अमोनिया का डिकम्पोजिशन इनटू कंस्टिट्यूएंट्स, तो दैट हैपेंस टू बी एंडोथर्मिक, यानी आंकड़ा यही रहेगा, खाली साइन चेंज होगा। तो हमें समझने की जरूरत है कि फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अगर आप फॉरवर्ड रिएक्शन चाहते हैं तो टेम्परेचर शुड बी लो, और अगर आप हीट करेंगे तो स्ट्रेस इंक्रीज होगा, और बैकवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन के लिए वो अच्छी बात होगी। सो दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दस फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस is favored at low temperature। और अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिवर्स रिएक्शन विल बी फेवर्ड। सो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रिवर्स रिएक्शन becomes फेवरेबल, याद रखें। सो आप हीट बढ़ाओ या हीट कम करो, अकॉर्डिंग टू Le Chatelier's प्रिंसिपल दैट सिस्टम सर्टनली एडजस्ट्स एंड वो मैनेज करेगा, जो एडेड स्ट्रेस है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश होगी एंड ट्राई टू एस्टैब्लिश न्यू स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। नाउ लास्टली हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हमने पहले ही मेंशन किया है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन को कैटलिस्ट से कोई खतरा नहीं है। इसके पीछे का कारण, इफ इन अ रिएक्शन हैविंग इक्विलिब्रियम हम लोग कैटलिस्ट अगर ऐड करते हैं तो कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ बोथ रिएक्शंस, आई मीन फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स, अप टू सेम एक्सटेंट दैट टू। ये हमें सबसे पहले समझना होगा। सो व्हाट कैटलिस्ट डज, कैटलिस्ट
increases rate of forward as well as reverse reaction up to same extent. इसलिए पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम रिमेन अनअफेक्टेड, याद रखें. thus पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम रिमेन अनअफेक्टेड, रिमेन्स अनअफेक्टेड, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कोई इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा. दस कैटलिस्ट डज नॉट चेंज कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर. हाँ, अगर किसी एक रिएक्शन का रेट बढ़ाया रहता तो हुआ रहता, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, कैटलिस्ट साइमल्टेनियसली दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन के रेट्स अप टू सेम एक्सटेंट बढ़ा रहा है, इसलिए कंपोजिशन में कोई बदलाव आपको नहीं दिखेगा. सो कैटलिस्ट does not change composition of इक्विलिब्रियम मिक्सचर का कंपोजिशन सेम होगा. हाँ, ये बात सच है, कैटलिस्ट के एडिशन से जल्द इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो सकेगा. सो हेंस कैटलिस्ट simply increases the rate at which equilibrium is established. यानी मान के चलो हम एक ऐसी सिस्टम देख रहे हैं जहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने दे रहे अपन ऑन देयर ओन, इट टेक्स लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बट ड्यू टू एडिशन ऑफ कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम जल्द से जल्द सेट हो जाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन हो या रिवर्स रिएक्शन हो, दोनों के रेट्स एक साथ बढ़ते हुए नजर आएंगे. सो इट वाज ऑल अबाउट ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल.